जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ एक ऐसे विद्यार्थी हैं, एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो न ही सिर्फ 10+2 में टॉप किया, बल्कि उसके बाद उन्होंने बीएससी में भी टॉप किया है और साथ में अपना स्ट्रीम चेंज करके मास्टर डिग्री किया इन्होंने एमए इन सोशियोलॉजी, उसमें भी इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो हम जानेंगे इसके पीछे क्या टैलेंट काम करती है, या इंटेलिजेंस काम करता है, या डिसिप्लिन काम करता है, या कंसिस्टेंसी काम करता है, या इस सफलता के पीछे क्या काम करता है। आज हम जानेंगे। हमारे स्टूडेंट हैं विवेक लोधी। विवेक से सबसे पहले आप अपना परिचय आप खुद दीजिए विवेक, और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, पहले अपना परिचय मैं देना चाहूँगा कि मैं डोईवाला से ही बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरा गांव नागर वृंदावन दूधली में है। और जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम विवेक लोधी है और अभी फिलहाल मैं प्रेमनगर बाजार में ही रहता हूँ। और मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो सीबीएसई बोर्ड से ही है। और 10th और 12th दोनों में मैंने स्कूल जो है सीबीएसई चूज ही किया था, और पेरेंट्स ने भी। और उस स्कूल का नाम था रेन पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत जाना माना स्कूल है डोईवाला का। मतलब काफी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन यहाँ लिया। मतलब बहुत सारी चीजें हुई क्योंकि मैं साइंस में था। 10th में मैंने 93%। 10th में कितना परसेंट आया था आपका? 93%। पोजीशन क्या थी सर? 10th में 3rd नंबर पे आया था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। कोई बात नहीं। हाँ, तब 12th क्लास में 92% आई, लेकिन यहाँ फर्स्ट पोजीशन आया। यहाँ फर्स्ट आया 12th में। तब क्लास में शायद जो बच्चे टॉपर थे थोड़ा सा पीछे रह गए थे, क्योंकि 12th थोड़ा सा हार्ड हो चुका था और उस टाइम पेपर थोड़ा टफ बने थे। थोड़ा मेरा भी डाउनफॉल हुआ, बट फिर भी ठीक रहा। लेकिन उस टाइम 12th में फर्स्ट आया। उसके बाद सर बीएससी में आने का फैसला एक्चुअल में किस्मत ने कुछ और लिखा था, पर घूम फिर के यहीं आना था। एक्चुअली मैंने ट्राई किया जेई के लिए। उस साल एक्चुअल में मेरा एग्जाम छूट गया था, या फिर एग्जाम दे नहीं पाया था, क्योंकि एक तो कोरोना काल था, उसकी वजह से एग्जाम थोड़ा डिले हुआ। उसके मतलब उस साल में नहीं दे पाया, अटेम्प्ट नहीं कर पाया। हाँ। और फिर उसके बाद फिर अचानक ही अगले साल मैंने जब बीएससी के सेकंड ईयर में आ गया था, मैंने जेई का एग्जाम दिया और फिर वो एग्जाम क्लियर भी हुआ। लेकिन वही वाली बात थी कि तब मैं 1 साल बाद ग्रेजुएट होने वाला था। फिर मुझे लगा मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा तो मुझे 5 साल वहां खपाने पड़ेंगे, तब मैं ग्रेजुएट होऊंगा। तो मुझे लगा कि शायद ये रास्ता भी ठीक है। फिर मैंने इसमें अपनी राह आगे बढ़ाई और फिर कुछ करियर गोल डिसाइड किए, तब मैं उन पर आगे बढ़ा। तो आपने बीएससी में भी टॉप किया है? जी सर, मैंने बीएससी भी टॉप किया है। देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं तो ये जानता हूँ कि सिर्फ हमारा मकसद ये है मार्क्स दिखाना नहीं है, लेकिन हम कुछ जो है वीडियो या कुछ माइंडसेट या कंडीशन वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा माइंडसेट है जो मार्क्स भी अच्छा अचीव करता है। समझ रहे? हमारा स्टडी मेनली फोकस ये रहता है कि रिजल्ट कैसे आए। वो रिजल्ट चाहे मतलब डिग्री के लेवल पे हो, या स्किल के लेवल पे हो, या अचीवमेंट के लेवल पे हो, या नंबर के लेवल पे हो, तो हम दोनों पे काम करते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर पीछे में मतलब मार्क्स कैसे अचीव करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि मैं भी 10th में मेरा 2nd पोजीशन था, जबकि उससे पहले मेरा जो है ना बहुत ही खराब, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। फिर मतलब 8-9 से थोड़ा सुधार हुआ। 10th में 2nd पोजीशन आया स्कूल में, और 10+2 में फर्स्ट पोजीशन आया। ठीक है, सेम वे। ठीक है। तो और इसी तरह से आप देखिएगा कि ग्रेजुएशन में हमारे जो है कम नंबर हैं, हालांकि क्योंकि वहाँ सेकंड डिवीजन ही आए थे सबके। परसेंटेज में मेरा ही समझो ज्यादा था, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज था। 54%, और वो टॉपर था। मतलब सर जमाने की हालात, नंबर वो क्या है ना, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है, कहीं हार्ड मार्किंग होती है। फिर एमए में मेरा 63% है मार्क्स, और वहाँ 2nd पोजीशन आया। तो थोड़ा सा हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यार क्या परसेंटेज का भी रोल है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि परसेंटेज का रोल हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज जो है ना मायने रखता है। क्योंकि सबसे पहले जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले आपसे कोई भी व्यक्ति क्या पूछता है इंटरव्यू में जाते हो कि आप 10th की है, कितना परसेंट मार्क्स है। समझ रहे हैं? तो आपके टैलेंट को जानने से पहले इंटरव्यू में, देखिए इंटरव्यू में से बाहर तो कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, वहां तो आपको टैलेंट दिखाना है। वहां एक्सपोजर काम आता है। समझ रहे हैं? तो हमारे पास, अगर आपके पास वक्त है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम नदी में रहते हो तो क्यों ना तैराक बन जाओ। भाई इंतजार में क्यों हो कि मेरे पास तो स्टीमर है और फलाना मान लो नाव है तुम्हारे पास, तो तुम डिपेंडेंट क्यों हो कि भाई स्किल है तो बहुत इंटेलिजेंट हो, नंबर भी अचीव कर लो। और समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैं दोनों को क्रैक करना चाह रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आपने बताया। इस तरह से आपने एमए करने का फैसला कैसे किया सोशियोलॉजी को? यस सर। तो सर जैसे कि मैंने करियर गोल डिसाइड किया था, उस टाइम पे थोड़ा मतलब मुझे लगा कि मतलब मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा सिविल सर्विस की तरफ है। तब फिर उसमें ऑप्शनल की बारी आती है। अब मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, 12th भी साइंस से पीसीएम से किया, बीएससी पीसीएम से कर लिया।
लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जब मैंने सिलेबस देखा, स्पेशली यूपीएससी का ऑप्शनल का देखा, और ये यूपीएससी भी डाइसी है तो उसके साथ में कुछ और भी पैरेलल चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हम मैं भी एक यही कहता हूँ स्टूडेंट हम एक तरफ ऐसे फोकस होकर नहीं चल सकते हैं। अब मतलब एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसका प्लान भी हमेशा होगा, हमें हालांकि वो प्लान पे ही वर्क करना चाहिए, लेकिन प्लान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाद में आप पे कुछ भी ना बचे। हालांकि विज्ञान कभी वेस्ट जाता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो सर उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, पर मेरा उतना ज्यादा वो नहीं हो पाएगा, हाँ। मार्क्स ये नहीं हो पाएगा, कम टाइम में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। और उसमें सिलेबस इतना ज्यादा है, इसको कवर करने में 8 से 10 महीने चाहिए। हाँ, सोशियोलॉजी मुझे बेस्ट सब्जेक्ट लगा, जिसमें इंटरेस्ट भी आया, जिसे मार्क्स गेन करना भी ठीक ठाक था, मतलब आसान था, और लोगों के मार्क्स आ भी रहे थे। इवन साइंस बैकग्राउंड के लोग भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल और बिल्कुल। सर अभी तो हमने जो इंटरव्यू किया था वो लड़की तो बीटेक की हुई है, पीसीएस की है, और डायरेक्ट नेट क्वालिफाई किया, सोशियोलॉजी से पीसीएस कर गई, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। मतलब जिसने कभी सोशियोलॉजी पढ़ाई नहीं, तो मेन चीज़ ये है कि आपका माइंड सेट है। दूसरा बात ये है कि जो सोशल साइंस है ना, जैसे सोशियोलॉजी खासतौर से, मतलब 6 महीने से साल भर में आपका एक ऑप्टिमम लेवल अचीव कर लेते हैं, ये है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड का था और मैंने सोशियोलॉजी लिया, ये भी साथ साथ में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। तो एक चीज और मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहूँ, क्या आप बचपन से ब्रिलियंट अपने आप को समझते थे, या थे, या लोग समझते थे, या आप एवरेज स्टूडेंट थे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग यही सोचते हैं, जब मतलब बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप शुरू से ऐसे थे या फिर नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड था। इवन मेरी अभी जब मैं 4 पीजी हो चुका हूं, तो मेरी एज केवल 21 है। अरे वाह, तो बहुत कम एज है आपका। तो उस हिसाब से फिर लोग, मतलब मैं बचपन में जल्दी स्कूलिंग हुई मेरी, तो मैं अपनी एज के बच्चों के हिसाब से बहुत छोटा था एज में भी, और मतलब थोड़ा पढ़ने में वीक ही था, जो सच्चाई है। सर 8 के बाद मतलब कुछ ऐसे टीचर मेरी जिंदगी में रहे हैं जिनका मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बिल्कुल अब मेरे स्कूलिंग के टीचर भी बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले हैं बाय गॉड ग्रेस, और कॉलेज में भी। तो उनकी वजह से फिर मैं थोड़ा 7 से, या फिर आप कह लो 8 में मैं थर्ड आया था पहली बार। उससे पहले तो मैं बहुत ही एवरेज चाइल्ड था, मतलब बिल्कुल बिलो एवरेज, अगर आप कहें तो मैं बिलो एवरेज भी अपने आप को मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि फिर मैंने थोड़ा 8 के बाद गया, टीचर ने थोड़ा मतलब मुझे ज्यादा अपनी पर्सनल गाइडेंस में रखा, और थोड़ा मतलब ज्यादा मुझे मेरे पर फोकस किया। पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ पाया, और थोड़ा क्या, अब तो मैं काफी मतलब अच्छे से कर रहा हूँ, और इतनी कम एज में भी मैं पीजी बहुत अच्छा है, बहुत सर ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं हमारे डिपार्टमेंट में, और हमारे आंखों के सामने। हमने आपका इंटरव्यू लिया था ऐसे ही, तो पिछले साल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था, बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम तो स्टूडेंट को समझते हैं। तो आपका लेवल है, कॉन्सेप्ट ठीक है, थॉट ठीक है। मैं एक चीज़ इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है हम दोनों में, लेकिन मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ 8 क्लास तक। मतलब मैं क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट था, सच्चाई है। तो बहुत मतलब, तो हमें एक समय में ना 6-7 क्लास में ये लगा, 8 क्लास में, कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आता था, टीचर पढ़ाते थे नहीं समझ में आता था, तो मैंने रटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि टीचर जैसे कोई चीज़ पूछते थे तो मैं जवाब दे देता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मुझे क्या कहते हैं कि मेरी हिम्मत बढ़ाते थे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, और मैं रटने लगा, याद करने लगा, तो हमें हर चीज़ याद होने लगा। उसका फ़र्क ये पड़ा कि 10th में मैं 2nd पोजीशन लाया, जो कि मुझे कोई पहचानता था नहीं था स्कूल में, तो जो कि मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर क्या होता है इस प्रोसेस में कि मुझे बात भी समझ में आने लगी, और 12 के बाद, मतलब 10th के बाद जब हम 11th में जाते हैं पटना में, तो एकदम से पूरे तौर पे हम चेंज हो जाते हैं। मैं वो नहीं रहता हूँ जो बिलो एवरेज था। मुझे बातें, मतलब 11th में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन 12 के बाद तो समझो कि एकदम पूरे तौर पे मैं इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट हो गया। मुझे जो नहीं समझ में आती थी, मतलब जिनको नहीं समझ में आती थी वो मुझसे पूछता था, उसके बाद एकदम उल्टा हो गया। ऐसे ही एमए तक में जा करके ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। एमए में तो पटना में जहाँ पे भी किसी को दिक्कत होती थी हमारे सब्जेक्ट में, सोशियोलॉजी में, तो वो बोलते थे कि भाई एक लड़के उससे जा करके मिलो, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझा देगा। थॉट में ज्यादा लोग फंसते थे, मेरे पास आते भी थे बहुत सारे अननोन लोग, तो मैं समझाता था। क्या है, कोई नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही रहना दो। तो ठीक है दे दूंगा, हो गया, जाओ। हाँ हाँ। हाँ, तो आपके 10+2 में टॉप करने का वो क्षण कैसा था, कैसा फील हुआ? सर दोनों ही, सर 10th में पहले टॉप किया तो फिर मतलब अच्छे मार्क्स लाए तो उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन उस टाइम से प्रेशर ज़्यादा था। मतलब 12th में भी मुझे 90+ स्कोर करना ही था, वरना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर एक होता है ना, सोशली और मेंटली और फैमिली का भी। मतलब फैमिली तो उतना नहीं, बट फिर भी सोशल प्रेशर होता है कि हाँ बहुत डाउन चला गया। जबकि 10th और 12th में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी सर मुझे। सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज्यादा मेहनत है, आपको बताइए, बहुत टफ पेपर बन रहे हैं। लेकिन सर जब रिजल्ट सामने आते हैं ना, तो लगता है कि हमने जो किया मेहनत था वो सब वसूल हो गया। वो जो एक पल होता है जो सेटिस्फेक्शन का, आई थिंक वो ना, जब जिसका रिजल्ट आता है, जिससे 90+ आता है, आई थिंक वो लोग जानते होंगे
कि जब वो परसेंटेज आप देखते हो, रिजल्ट मार्कशीट देखते हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो। बिल्कुल वो हालांकि तो लाइफ टाइम सर, वो तो अनएक्सपेक्टेबल, या फिर मैं कहूँ कि मतलब हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि 90+ चले जाएंगे, लेकिन जब आते हैं तो फिर ऐसा फील होता है कि वो एक शब्दों में बयां करवाना मुश्किल होता है बिल्कुल। किसी व्यक्ति के लिए। और सर, आप पे एक सवाल जो था कि क्या एवरेज बच्चा, मतलब जैसे एवरेज बच्चा ही है, तो क्या शुरू से जैसे कि आपने आगे किया, देखो मेरा ऐसा मानना है और ये सच्चाई भी है कि जो टॉपर बन गया 90+ वाला और जो बच्चा 70s में भी रह गया, मैं दोनों को इक्वल समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसने लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई, कुछ ऐसी प्लानिंग करी होगी जो कि मैं भी जानता हूँ कैसे की जाती है, और उसके हिसाब से फिर उसके परसेंटेज एक बस एग्जाम में एक दिन आपने कैसा परफॉर्म किया, क्या बस उसका रिजल्ट है। मैं तो 45% वाले को भी अच्छा मानता हूँ। बस देखो, इस पॉडकास्ट का मतलब मकसद ये है कि उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको समझना। जी सर। जैसे कि मार्क्स लाने की एक स्ट्रेटजी होती है, कैसे पॉइंट वाइज आप नोट लिखते हो, कैसे आप प्रदर्शन करते हो, कैसे आप काम करते हो। सपोज कि एक लड़का नीट क्वालिफाई कर लिया, 70% है मार्क्स, वो एक लड़की है अपियरिंग में नीट क्वालिफाई किया 70%, और एक लड़का है 90% का, उसने नहीं किया, तो परफॉर्मेंस तो उसका बेटर है, आप किसको नंबर ज्यादा देंगे? तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये बात दर्शाना नहीं है कि आपका नंबर बहुत ज्यादा ला करके बस मतलब आप खुश हो जाइए। हमें ये जानना है कि नंबर कैसे अच्छा लाना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नंबर भी ज्यादा लाएं और आप स्मार्टनेस भी अच्छे रहें, एज ए होल आपका नॉलेज हो, स्किलफुल हो, आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप काफी स्किल्ड हो। तो अब जैसे मान लो आपको अच्छी क्रिकेट खेलने आती है और मैच में आप नहीं खेल पाते हो, और ऐसे बहुत नाम है, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैच में भी आपका नंबर हो और नाम भी हो कि भाई सिक्सर मारता है, तो दोनों अलग अलग चीज है। तो स्किल भी चाहिए, जिंदगी में सफल होना एक अलग चीज है। आईएएस कर सकते हो 55% मार्क्स है तो भी आईएएस कर सकते हो, लोगों ने किया है, और 90% मार्क्स है तो भी नहीं कर सकते हो आईएएस। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये मॉडल है ये किससे काम करता है, किस तरह का कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरे तौर पे एक कंडीशन है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपको समझने की जरूरत है। वो एग्जाम ब्लूप्रिंट है, मैं कह रहा हूँ डिग्री ब्लूप्रिंट है, स्ट्रेटेजी है। हाँ, स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि नंबर को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मैं डिग्री वर्सेज स्किल में मैं कभी भी स्किल को, डिग्री इज योर एंट्री पास, स्किल इज योर वीआईपी पास। if you are working on yourself you become legend, if you are working on marks you only survive। yes sir, अंडरस्टैंड। तो मार्क्स लेके आ गए, कुछ नहीं होना है, कोई छोटी मोटी जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली लीजेंड बनने के लिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं है। पर ये भी एक बहुत बड़ा क्या कह रहे मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे नंबर थे, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन भी मत पालिए कि नंबर अच्छा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे नंबर वाले भी दुनिया में बहुत अच्छे किए हैं। तो ये दोनों चीज है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टीना डाबी का, 90+ लाके तब वो आईएएस फर्स्ट रैंक लेके आ गई। बिल्कुल। वही सामने एक 12th फेल मूवी भी आई है, जो 12th में फेल होने के बावजूद आज एक अच्छी पद पर है, आईआरएस ऑफिसर है। ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं कह सकते। तो 10+2 के बाद लड़के जनरली स्टूडेंट जो है ना ढीले पड़ जाते हैं। उसके बाद भी आपने बीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस ऐसा कैसे संतुलन बना के रखा? ये मेंटेन करना, वही सर, सक्सेसफुल होना एक अलग बात है, और उस सक्सेस को लगातार मेंटेन करना वो बहुत ही बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल भी होता है। और सब मुश्किल तो देखो सामने आई, क्योंकि जब यहाँ पर आए तो मतलब थोड़ा मतलब जैसे शिफ्ट किया, साइंस बैकग्राउंड साइंसेस का ही था, पर जैसे स्कूल लाइफ होती है, आपको डेली स्कूल जाना है, क्लासेस लेनी है, मतलब पूरा फिक्स शेड्यूल है, 2 बजे छुट्टी होगी और आप पूरा बंधे रहते हैं, ट्यूशन जाना है। पर कॉलेज में आके वहाँ पे कंट्रोल होता है फैमिली का, स्कूल का, एक इंस्टीट्यूशन का। जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है आपको। बिल्कुल। पर कॉलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको कंट्रोल अपना खुद जमाना होता है कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा एडल्ट ग्रोन अप हो चुके हैं, है ना। तो सर यहाँ अगर एक सेकंड इसमें हम जोड़ेंगे, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जो है सोसाइटी के गुलाम हो जाएंगे, स्वतंत्रता के गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल। यू विल बी द स्लेव ऑफ फ्रीडम। यस सर, अंडरस्टैंड। सो कंट्रोल करना और डिसिप्लिन रहना ये फ्रीडम है, और अनकंट्रोल रहना ये स्लेव ऑफ फ्रीडम है। यस सर, बिल्कुल। प्रोसीड। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ आने के बाद भी आपका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है आप बता रहे थे? बिल्कुल सर वहाँ पे ना एक रेगुलेशन रहते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा हिटलर का, कि हिटलर ने पूरा स्ट्रिक्टली सबको मैनेज किया तो कंट्री ठीक से चला। अब कोरिया में भी ऐसे चलता है शासन,
तो वहाँ डिसिप्लिन लोग रहते हैं, जापान में है, चाइना में है, और इंडिया में आपको पता है डेमोक्रेसी, हाँ। अपनी स्वतंत्रता, यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन यही लैक कर जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है ना मेरा अपने आप मानना को- ऐसा है, डिक्टेटरशिप थोड़ी जरूरी होती है लाइफ बहुत में, जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली इट इज नॉट डिक्टेटरशिप, इट इज कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है, डेफिनेटली, हाँ ठीक है। कंट्रोल को हम लोग गलत तरीके से डिफाइन करते हैं Define डिक्टेटरशिप में। बिल्कुल बिल्कुल, डिक्टेटरशिप का मतलब किसी भी चीज का एक्सट्रीम गलत है। एक्सट्रीम गलत, जैसे कि इमाइल दरखाम बहुत बड़े वैज्ञानिक है, वो कहते हैं अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी होता है, जब बहुत ज्यादा सोसाइटी का दबाव होता है, नियम कानून हो जाएंगे, अनुशासन ज्यादा होगा तो आत्महत्या होगी, और बहुत ज्यादा फ्रीडम होगा तो भी आत्महत्या हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार कोई नहीं है मेरा, बिल्कुल ठीक है, ईगो हावी हो जाएगा। तो दोनों चीज गलत है, बल्कि दोनों के बीच की चीज चाहिए। तो बिल्कुल। कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है कि भाई कॉलेज में आप टीचर से मिलो, जाओ आओ, ठीक है, सब चीज आपके भी कंट्रोल में, टीचर के भी कंट्रोल में। लेकिन वहां पे आपका स्कूल में ना 100% कंट्रोल उनके हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में बैलेंस करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 90% बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, पिंजरे में बंद थे, यस सर, निकल गए, यस अब चलो भाई, अब पूरी दुनिया अपने साथ है, तो बिगड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर उनको दो पल का मौज होता है ना, हाँ। वो उनको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपकी 18 से 28 की उम्र है, 10 साल, बस अगर इन 10 सालों में आप, इसमें आपको आजादी मिलेगी, क्योंकि आप 18 प्लस हो चुके हैं, कॉलेज में हाँ, आओगे हाँ। तो आपको आजादी मिलेगी। अब आपने इसको किस तरीके से लिया, तो ये जो फॉर्मूला है 18 to 28, अगर आपने बिल्कुल। इस 28 तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपकी पूरी जिंदगी फिर बिल्कुल। घिसने वाली है। और मैं अगर आप बिल्कुल। इनमें घिस लिए अपने आप को तो फिर पूरी जिंदगी निखरने वाली पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में है। नहीं तो ये जो आजादी है जिसकी बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली इसको गुलामी कहता हूँ, है। यस सर, आजादी की गुलामी। बिल्कुल ठीक है, किसी इंसान को बर्बाद करना है ना, उसको आजाद छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है। एकदम अनकंट्रोल छोड़। अब देखो पतंग का एग्जांपल दो, पतंग का धागा जब तक रहेगा तुम्हारे हाथ में ना, पतंग ऊपर जाती रहेगी, और पतंग का धागा एक बार छोड़ दो तो क्या होगा, चले जाइए कहीं, गिर जाएगी वो। गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ही लड़कों के साथ, स्टूडेंट के साथ वही मतलब वही धागा कटता है 12th के बाद, और फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। गिर जाते हैं, उनको लगता है कि हम आजाद है। आजाद हैं, हाँ। और वो आजादी उनका इतना विनाश कर रही है, समझ नहीं पाते। ये चीज है, जी सर। तो सर ये फर्क आया कॉलेज में आने के बाद। बिल्कुल। और आप तो खैर हर लेवल पे चीजों को होलिस्टिक अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज है, जी सर। बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ आपका। आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, क्या मतलब इस चीज को लगातार लेके चल रहे हैं, इसमें क्या है आखिर, क्या जी सर। बोलेंगे? सर ये ना मैंने बहुत कम में बात की है, लेकिन चलो आज फिर मैं मतलब थोड़ा सा डिकोड करता हूँ कि मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, और मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करता हूँ एग्जाम से पहले। क्योंकि सर वो एग्जाम से पहले जो एक हफ्ता होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोग सब इक्वल पढ़ते हैं, जितना भी टॉपर होगा वो भी उतना ही पढ़ेगा, जितना एवरेज बच्चा वो उतना ही पढ़ेगा। बस वो एक हफ्ता कैसे डिटरमाइन करता है कि आप कितने स्कोर कर पाएंगे, बेशक। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सर उसके बारे में मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जो मेरे सूट करता है। पहले तो आपको पहचानना है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व हैं। तो मेरा क्या था सर, बचपन से मुझे 8 तक तो मतलब मुझे दिक्कत होती थी कि मैं लर्न करता था, लेकिन 8 के बाद सिलेबस इतना बढ़ गया कि लर्न करना अंडरस्टैंड पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ी, मुझे समझने पे फोकस करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि लर्न करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि इतना पूरा चैप्टर आप कितने लर्न कर लो 10 मिनट, फैक्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आ चुके थे। तो बेटर था अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करो। तो पूरे साल आप सिलेबस पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आप पूरे साल 2 घंटे डेली पढ़ रहे हो तब भी काम बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग रखो। लास्ट का बात है 1 हफ्ता। उस 1 हफ्ते के अंदर जो भी आपको दिखता है कि जो फैक्ट जो आपको लर्न नहीं है, समझ आपने सारा रखा है, आपको राइटिंग स्किल्स आती है, मेन चीज राइटिंग स्किल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने मास्टर करनी है अपने 12th तक। अगर आप 12th तक राइटिंग स्किल मास्टर नहीं कर पाए हो तो फिर उसके 12th के बाद भी टाइम अभी भी बचा हुआ है, तभी मास्टर कर लो, तो आप कहीं भी परफॉर्म कर जाओगे। राइटिंग स्किल मेरे पास आ चुकी थी 12th तक, सर 10th तक मैं सीख चुका था कि हाउ टू राइट, कैसे अच्छे से आंसर लिखने हैं। फिर बात आती है कंटेंट की। कंटेंट आपने साल में पढ़ा है, समझा हुआ है, तो आपके पास कंटेंट लॉट है, लेकिन अब आपको उसको प्योरीफाई करना है, क्योंकि कंटेंट में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, रिफाइनमेंट करते हैं और उसमें एडिशन करते हैं फैक्ट्स का। और वो मैं एग्जाम से पहले, मेरी आदत है कि सर मैं ना एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट बनाता हूँ। बिल्कुल, मुझे वो एक पेज के अंदर, जैसे मान लो 1 यूनिट है, तो उस पूरी 1 पेज के अंदर पूरी इतने छोटा लिखता हूँ कि बस मेरे अलावा वो पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे बिना लिखे लर्न नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है बचपन से ही, जैसे 12th में रिएक्शन थी, 100 रिएक्शन सारी एग्जाम में, तो 1 पेज के अंदर इतने बारीक बारीक लिख दिया रिएक्शंस को कि 1 पेज के अंदर सारा रिएक्शन कवर हो गई। मैं केवल एक बार उस पेज को देख लूं तो मेरा पूरा रिएक्शन रिवाइज हो जाता है, क्योंकि पेज पलटने का टाइम भी नहीं होता है। नहीं है ना, ऐसा मेरा मानना। यही बात मैं बताता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि पॉइंट वाइज नोट बनाओ। नोट आपका जो है ना, जो पूरी किताब है, एक किताब है, एक पेपर ना, एक पेपर तो 1 पेज में होना चाहिए। एग्जैक्टली 8 पेपर है, अगर आपका MA की बात मैं कर रहा हूँ तो 8 पेज में होना चाहिए। अगर आप इंटर में हैं, 10 यूनिट है आपका, तो 10 पेज में होना चाहिए। 10 पेज में होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना 500 बार रिवीजन कर सकते हैं, 100 बार रिवीजन कर सकते हैं। उसका ये फायदा है कि जब तक रिवीजन नहीं होगा तो आप प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कंसिस्टेंसी। जब आप साल भर पढ़ेंगे तो सबसे इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एग्जैक्टली सर, ये तो रूल है, रूल है बिल्कुल। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, क्या आपका कभी कम नंबर आया?
जिसमें आप परेशान हो गए थे? काफी बार सर, कि सर ये ना मतलब टॉपर्स का होता है कि लोग सोचते हैं कि टॉपर्स है तो मतलब हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बिल्कुल सर। वो कंसिस्टेंसी होती है जो टॉपर को टॉपर बनाती है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। सर ये बात और सर कंसिस्टेंसी टॉपर को टॉपर बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है। बिल्कुल। यस सर, लेकिन सर कभी कभी हर टॉपर भी कहीं ना कहीं मात खाता है। और हम लोग भी सर, जैसे हम लोग भी, ऐसा तो नहीं है, हम भी ह्यूमन है, हमारा नेचर भी है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और चीजों से। हालांकि उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो, लाइन पे भी जल्दी आ जाते हैं, बट फिर भी मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। एक बार मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। बीएससी की बात बताऊंगा सर आपको, फर्स्ट ईयर का एग्जाम्पल लूंगा। नए नए कॉलेज में आए थे, थोड़ा हवा तो मुझे भी लगी थी, मतलब क्लास तो मैंने रेगुलर लिया, बट ये है कि मैं थोड़ा पढ़ाई पे कम फोकस किया, ठीक है। अदर चीजों पे जैसे मतलब डिबेट में, स्पीच में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, Yes, extra- ये सब भी कुछ Yes. फालतू है। Yes, sir. आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन करोगे। यस सर, आप 12 में नहीं हिस्सा लेना है, 2-3 आप अपने लिए सिलेक्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल। और हाँ। सर मैं उसमें तो इन्वॉल्व आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। मैंने सोचा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि मतलब मैं सारे प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, Impact जिसकी पड़े। वजह से मेरी केमिस्ट्री में थोड़े कम मार्क्स आए। मतलब मुझे थोड़ा फील हुआ कि मेरे से कुछ एक दो बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए। तो फिर मैंने अपने आप को रियलाइज किया। फिर मैंने बैठा कि मतलब केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं उसमें कम स्कोर कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने मेहनत थोड़ी कम की है। सच्चाई की बात तो यही है। तो मतलब उतने का मार्क्स भी नहीं आए थे, बट मुझे थोड़ा फील हुआ था उस टाइम पे। तब मैंने फिर सेकंड ईयर से बोल दिया कि नहीं, अब तो नहीं करना है। सच्चाई ये है कि कॉलेज में केवल मैंने 3 महीने पढ़ाई की होगी पूरे साल में, और उन 3 महीने को मैंने ऐसे पढ़ा कंसिस्टेंसी से कि पूछो मत। मतलब डेली पढ़ना है, सिलेबस पूरा करना है, यूनिट बनानी है, नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को मल्टीपल रिवाइज करना है। बिल्कुल, बस और इतना करने के बाद आराम से आप भी टॉपर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वही है कि आपको एक्स्ट्रैक्टिविटीज करनी है, लेकिन लिमिट में, और किन चीजों में जाना है, किन में नहीं जाना, वो भी आपको चूज करना है सही तरीके से, जो आपको डेवलप करे। हर चीज में नहीं जाना है, सबके पीछे नहीं भागना। सबके से नहीं भागना है। अब हो सकता है, देखो मेरा ओरिएंटेशन में डिबेट्स में, स्पीच में अच्छा हूँ, तो जरूर नहीं कि मैं हर टाइम स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहूँ, बिल्कुल। है ना। अगर मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ तो जरूर नहीं हर टाइम में हर चीजों में पार्टिसिपेट करूँ। बेशक। कुछ अपनी स्किल्स फाटिए और उन्हीं स्किल पे वर्क कीजिए। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 जगह अच्छा पैर फैला रहे हैं और एक आपको आता एक भी काम नहीं है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो आप 5 काम कीजिए, लेकिन वो ऐसे कीजिए जो आपको बेस्ट आते हो। तो 10 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में 2-3 सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप बेस्ट कर सकते बेस्ट हैं। कर सकते हैं। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में ना आप 10 स्किल सीखिए, अच्छी बात है, बुरी बात हाँ। है, लेकिन 5 पे ऐसा वर्क कीजिए, 3 पे ऐसा वर्क कीजिए जिससे आपको मतलब ऐसी हो जाए कि आप, इररिप्लेसेबल, हाँ, ये बिल्कुल सब वो हरा ना पाए। तो ऐसी वो स्किल होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी स्किल हो, इररिप्लेसेबल हो, हर चीज में शामिल होने के लिए शामिल मत हो। एक ऐसी चीज में शामिल हो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए बिल्कुल। और लोग कहे कि इस काम में तो वो भाई माहिर है। एक बंदा माहिर है। यस ये चीज होना चाहिए बिल्कुल। आपका। एक सवाल है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क है? सर, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है टॉपर और एवरेज में। सर, अगर एक एवरेज बच्चा डेली पढ़ रहा है और टॉपर डेली पढ़ रहा है, तब तो मैं कहूंगा कि वो लास्ट में जो उसकी 5 दिन की स्ट्रेटेजी थी उसमें फर्क आ गया, उसे रिवीजन नहीं कर पाया अपने फैक्ट्स का, तो वो मार्क्स कम लेके आ गया। लेकिन सर आपको बिल्कुल ही बिलो एवरेज बच्चा है, तो मैं कहूंगा सर सिर्फ फर्क है कंसिस्टेंसी का। बिल्कुल, वो बच्चा पक्का ही कंसिस्टेंट नहीं रहा होगा, उसने बिल्कुल बेईमानी करी होगी, उसने मतलब नहीं पढ़ा हुआ ईमान से, तो इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। और सर जो एवरेज बच्चा है, टॉपर है, मैं उनको बिल्कुल इक्वल मानता हूँ, क्योंकि एवरेज बच्चा भी उतनी ही मेहनत करता है, कंसिस्टेंटली पढ़ता है, और टॉपर भी उतनी ही पढ़ता है। बट फर्क कहाँ आता है? वही रिवीजन का। लास्ट में उसने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे टॉपर ने, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। एग्जाम से जस्ट पहले उसने वो, अब बच्चे होते हैं कि बाहर थोड़ा मतलब दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, मेरा हमेशा अपोजिट था। लोग मुझे 10 ताने मारेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मारने दीजिए कि वो पढ़ रहा है, मैंने कहा पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो भाई, तुम भी पढ़ लो, तुम भी। दोस्तों को अगर केयर कीजिएगा, या जो भी अप्रूवल ट्रैप है, अगर आप किसी से अप्रूवल मांगिएगा कि आप अच्छे हैं, बिल्कुल अभी आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको अप्रूव करेगा कि आप अच्छे हैं और इस चक्कर में फंसे हैं, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल है आपसे कि मोबाइल और सोशल मीडिया को आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आज के कितना बड़ा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है और कितना ज्यादा डेविएशन है। सर, ये सच्चाई, ये सबसे बड़ी चीज सर यही है। मैं अपना एक और सीक्रेट खोल रहा हूँ लाइफ का, कि मतलब जब मैं शुरुआत के दौर में था, स्कूलिंग टाइम में, तब मैं 7th 8th में था, तब फेसबुक बहुत फेमस था, तब तो इंस्टाग्राम था भी नहीं। तब फेसबुक पे मतलब मेरे कई दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा बोला कि नहीं तू आ फेसबुक पे, आ थोड़ा चैट वगैरह मतलब होता ही है उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम अकाउंट बनाया फेसबुक पे, और फिर वो अकाउंट ने 7th 8th में बनाया था। मैंने उसको 9th तक यूज किया। 10th में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये है क्या, ये बेवजह का सोशल इंटरेक्शन, जिससे मुझे सोशल एंजाइटी होती है। फालतू में रिप्लाई करना है, फालतू में मुझे उनको वो मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस बात का, मेरी लाइफ में कोई मीनिंग, वो सेंसलेस चीजें थी। तो फिर मैंने जो है उन चीजों को 9th में ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने 10th से बिल्कुल भी यूज नहीं किया। फिर हमने दोबारा थोड़ा फेसबुक पे आया, थोड़ी दुनिया की खबर रखने के लिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप दुनिया से हटके मतलब इन्वॉल्व रहो, पर मतलब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो मैंने वही किया। 10th में बिल्कुल यूज नहीं किया, 11th में फिर यूज किया, 12th में फिर बैन कर दिया। फिर दोबारा मैं आया कॉलेज लाइफ में, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आज तक नहीं हूँ। ये सर फैक्ट है कि मेरे सारे क्लासमेट्स इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, मतलब मेरे सारे फैमिली मेंबर्स भी, सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम इंस्टाग्राम पे तुम क्या ही कर रहे हो। मैंने कहा सॉरी, मैं तो नहीं हूँ, और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ उसके बिना भी, तो कोई जरूरत नहीं है। और अपडेट रहने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यूट्यूब है,
और आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप use फिर कर हर सकते प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी नहीं है ना, एक पे रहो, हैं। एक पे रहो, 2 पे रहो, बिल्कुल 5 पे रहना जरूरी नहीं है ना। सर। और वो फालतू में जो रील्स स्क्रॉल करते हैं वो सब, तो मुझे इतना लगता है कि मतलब अगर आप उसके बजाय कुछ भी कर ले, आप स्किल में वर्क कर ले। अगर मैं मान लेता हूँ कि हर कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है, तो आप खेलने पे वर्क कर ले, अपनी खेलने की स्किल डेवलप कर ले। अगर आप बिल्कुल। खाना बनाने में अच्छे हैं, तो आप अच्छे से खाना बनाइए, वो सीखिए, एक स्किल मास्टर या दूसरी बात यह है कि जो भी एक काम कर रहे हो ना, तुम पहले बिल्कुल। पढ़ाई कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, बैंकिंग रेलवे कर लो, बीए या एमए कर रहे हो, 10+2 कर लो, पहले वो कर लो ना, एग्जैक्टली, पहले वो कर लो, फिर सोशल मीडिया भागा थोड़ी जा रहा है। हमने भी किया है। अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया को अब हम ये मानते हैं कि उससे हमारे स्टूडेंट बहुत सारे, उनको फायदा होता है, हमारा एक वहाँ पे लक्ष्य है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बिना काम का सिर्फ वीडियो देख रहे हो, इधर उधर शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। बिल्कुल यहाँ एक आपका गोल होना चाहिए। सही बात। अगर आपका गोल नहीं है, अब जैसे हमने अचीव कर लिया, सपोज कि हम आईएएस बन गए या हम प्रोफेसर बन गए, कुछ बन गए, अब हमारा मकसद है लोगों से कनेक्शन, तो आप आओ सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली। लेकिन तुम यार कुछ हो ही नहीं, और तुम क्या दिखाना चाह तो रहे तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम दिखाना चाह रहे हो सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शादी का ये वो और फालतू वो सब चीजों हो? से और क्या फिर होगा? हम उसे कंज्यूमरिज्म का उसका वो हो जाते हैं और एक शिकार, और फिर हम टेंटेड, मतलब हम टेम्पटेट करते हैं, बिल्कुल। ललचाते हैं उनकी लाइफस्टाइल को देख के। बेमतलब का, हाँ। बेमतलब का, और हम उसके लिए वर्क तो नहीं कर रहे हैं, बस देख के हम ललचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देख के छोड़ दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है, मैं तो कहूंगा कि सोशल Trap ही मीडिया है वो। ट्रैप है, जो आपको बर्बाद करने के लिए रचा हुआ है, हाँ, और आप- ये आपको समझना होगा। बिल्कुल, आप प्लान करो कि सोशल मीडिया रियली आपके लिए है या नहीं, आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं। बिल्कुल। अगर आप सोशल मीडिया से बेनिफिट उठाना चाह रहे हो, अच्छी चीज है। मैं ये कहता हूँ जो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहा है वो क्राइम कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन किसके लिए है? Exactly. सवाल ये है कि पढ़ने वाले के लिए नहीं। जी सर। अगर, और मैं ये भी कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है वो भी क्राइम कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो कौन है? आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन हो। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से आप क्राइम कर रहे हो अपने आप के लिए, या आप सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करके क्राइम कर रहे हो, आप किस कैटेगरी में हो? कैटेगरी में belong। समझ पा रहे हो? जैसे मैं हूं, अगर मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मैं क्राइम कर रहा हूं। बिल्कुल। कि मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा एजुकेशन है, ठीक है सर। समझ रहे हैं, नेसेसिटी है। लेकिन एक स्टूडेंट जो बीए का है, एमए का है, या कुछ करना चाह रहा है, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे का है, तैयारी करना चाह रहा है, उसको तैयारी करनी। सोशल मीडिया पे रहो, एक जगह रहो, 10 जगह रहने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल है, कभी दोस्तों ने आपसे कहा कि यार इतना पढ़ के क्या होगा, रहने दो? सर ये तो हर दूसरा दोस्त बोलता है मतलब ये तो डेली सुनने को मिलता है कि क्या होगा इतना पढ़ के, तूने क्या ही कर लिया। जैसे मैं 90% वाला था, मेरे साथ के सब दोस्त यहीं पर आए कॉलेज में, 3-4 लोग थे, मतलब वो 60, 70, 50 और 80 वाले भी थे, एक 90 वाला भी था। तो फिर उन्होंने मुझे क्या बोला, देख विवेक तेरे भी इतने परसेंट आए हैं, मेरे भी इतने आए हैं, अब हम दोनों सेम पायदान पर खड़े हैं, तो क्या मिला? फिर मुझे रियलाइज भी हुआ कि सर बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, कि मतलब एक्चुअल में हुआ कि हम तो सेम घूम फिर के सेम जगह पर आ गए। फिर बाद में अब जैसे कि मेरा लाइफस्टाइल इस टाइम पे हो चुका है, तो अब मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा ये वाला विवेक और वो वाला विवेक, थोड़ा ये अंतर है। अंतर तो है। कि अंतर तो काफी है, क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप साइंस में टाइम वेस्ट करा, तो मैंने कि आपने फालतू बीएससी किया, नहीं। पीसीएम लिया, वो बेवजह किया जब आपने एमए में आना था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कभी भी आपका ज्ञान जो है ना, वो कोई वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप नॉलेज कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की ले रहे हैं ना, तो आई डेफिनेटली थिंक कि वो कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाली है। ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ये इट स्टार्ट फ्रॉम द एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। Yes, sir. चाहे तुम कुछ भी सीखना चाह रहे हो, कुछ भी स्किल सीखना चाह रहे हो, बिना एजुकेशन के आप स्किल, वो जरूरी है बेसिक लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो और चेंज करने का सबसे बड़ा, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड था। पता नहीं जब मैं आई थिंक 10th में था, तब उनके रैंडमली एक यूट्यूब पे कैसे वीडियो आई, तो मैंने उनको देखा, उनका स्पीच थी, तो उन्होंने बस एक 3 चीज बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को जो फॉलो करनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी उसमें हो। पहला था अपना एम बड़ा रखो। एम बड़ा रखो। ग्रेट। बिल्कुल। जब तक आपका एम नहीं होगा तब तक आप कैसे चलोगे? आपको रास्ता कौन बताएगा? बिल्कुल, है ना। तो पहले एम डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, क्योंकि बिना एम के तो आप कहीं भटकते रह जाओगे। दूसरा होता है कि कॉन्टिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यस सर, कंसिस्टेंटली आपको नॉलेज को एक्वायर करना है, करना ही करना है। बिल्कुल। मतलब आपको हर दिन कुछ नया सीखना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं इतना पढ़ के क्या कर लिए। मैं मानता हूँ कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने महान लोग हैं इस दुनिया के, वो लगातार सब ये बात मानते हैं कि आपको लगातार नॉलेज एक्वायर करनी है। तो व्हाई शुड नॉट आई? अगर आपको नहीं करना है, आपको बर्बाद होना है, तो आप जाइए, आप बर्बाद होइए, लेकिन मुझे नहीं रोकिए। देखिए, हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। मैं अपने रूटीन बता रहा हूँ, डेली मतलब 1 से 1.5 घंटा तक डेली पढ़ता हूँ। कभी हमने नागा नहीं किया। मुझे जैसे ईद के दिन भी पढ़ता हूँ, होली के दिन भी पढ़ता हूँ। मैं आपको आपके घर में आया था तो मैंने देखा था आपके बेड पे हर जगह मतलब बुक्स थी। हाँ, तो ये मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा हंगर हूँ और क्यूरियस हूँ। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो मैं मानता हूँ 3 चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है क्यूरियोसिटी। अगर आप क्यूरियस होगे ना, तो नॉलेज आपको होगा। जैसे आप कुछ करना चाहो तो जिज्ञासा बहुत जरूरी है। और दूसरा है डिसिप्लिन। और क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन आएगी। और तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन यहाँ से आता है, क्यूरियोसिटी से।
तो ये 3 चीज, डिसिप्लिन तो सभी कहते हैं, डेली करना है, मतलब इट मेक्स योर सिस्टम। अगर सिस्टम क्रिएट नहीं होगा ना, तो तुम 1 दिन करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, तुम अनसक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आपकी डेली रूटीन क्या थी? सर डेली रूटीन, सर ये बहुत वेरी किया मेरी लाइफ में। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं तो बोलूँगा कि फिक्स रूटीन फॉलो किया, पर लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि मेरा रूटीन क्या था। जैसे कि जब मतलब मुझे, जैसे दिसंबर है तो उस टाइम पे मुझे जो है सर्दियाँ होती है दिसंबर जनवरी में, और मुझे क्वालिटी आवर्स निकाले 3 घंटे, जब मैं लगातार बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ सकूँ। तो दिन में पॉसिबल तो नहीं होता, जी, दिन बहुत बड़े नहीं होते सर्दियों में। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, रात को 11 बजे बैठता था, 10 बजे, 10 से लेकर 11, 12, 1, ये मेरा 3 घंटे रात के होते थे ड्यूरिंग विंटर। तो मैंने वो 3 घंटे बिल्कुल एफिशिएंटली निकालता हूँ आराम से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और मेरा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है उस टाइम पे, तो मैं पढ़ लेता था। और फिर दिन सुबह उठना, अब सुबह 6 बजे उठता, ज़्यादा लेट भी नहीं, सुबह 6 से 7 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं 6 बजे उठ के फिर मैंने नॉर्मल रूटीन फॉलो किया, मतलब थोड़ा, मतलब 1-2 घंटे अपने फ्रेशन अप होने में, उसके बाद फिर दोबारा कॉलेज वगैरह सिस्टम फॉलो करिए, शाम को 2 घंटे और निकाल लिया, तो मतलब 5 घंटे दिन के पढ़ लिया, काफी है। बहुत है। और सर गर्मियों में, जैसे अब गर्मियां हैं तो रात को करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रात को गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लाइफ में, है ना, इस सब चीजों का। तो गर्मियों का मैंने रूटीन क्या फॉलो करता था कि रात को जल्दी सोना है, 10-11 बजे तक मतलब बेड हो जाना है, और सुबह फिर 4 बजे उठना है। तो सुबह, इस टाइम पे सुबह बहुत अच्छा मतलब लगता है गर्मियों में। तो अगर आप गर्मियों में सुबह 4 से लेके 7, 3 घंटे पढ़ लो, तो परफेक्ट टाइम मिलता है। तो रूटीन आपके खुद के लिए बनाइए, जो आप वेरी करें। मेन चीज होनी चाहिए क्वालिटी आवर्स, कि आपको 10 घंटा पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में 1 घंटे वाला भी नहीं घुस रहा है, और मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इतना आ जा रहा है कि मैं 10 घंटे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो वो मेन चीज है आपके लिए। मेन है कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप कितने हाईली फोकस्ड हैं, ये क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करते हैं, आपने कितना पढ़ा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी आपको फेल्योर मिला है? यस सर, फेलियर तो सर काफी बार मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर मैं 7th 8th तक बहुत ही ज्यादा, मतलब फेल चाइल्ड ही कह सकते हो सर, बिल्कुल ही, कि मतलब फेल तो कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन हाँ 70-60 इतने परसेंट लाया हमेशा, 70+75, कभी 80 प्लस भी नहीं गया था, आई थिंक 7 से पहले। यस सर, फिर 8 के बाद मेरा थोड़ा वो हुआ, तो उसमें फेलियर आया फिर। लेकिन सर एक बार 12th क्लास में मैं पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था एक टाइम पे। तो ऐसा आया था, एग्जाम थे, यूटी वगैरह थे, और पेपर बहुत टफ बनते हैं हमारे, मतलब सीबीएसई बोर्ड में ना, मतलब बहुत ज्यादा ये हाफ ईयरली के एग्जाम ऐसे होते हैं कि आपको इतना 10-10 यूनिट, वो भी एक यूनिट 2-2 मोटी मोटी बुक्स होती है एबीसी की, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो पूरा रिवाइज करना, मतलब इंसान ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे बस की नहीं है, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा ब्रेकडाउन हो चुका था। कई बार तो इतना रोना आता था बैठ के 12th क्लास में कि कैसे करूँ कवर, कहाँ से शुरू करूँ, 3 सब्जेक्ट्स है, तो मतलब अब प्रेशर है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स ले आए हैं आप, तो फिर 12th में लाने पड़ेंगे। लोगों का एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन पे और ज्यादा परेशानी होती है। वो तो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, फेल उस टाइम बहुत ज्यादा मिला, मेरे मार्क्स भी कम आए थे, मुझे याद है हाफ ईयरली में, और मेरी तबीयत भी खराब थी उस टाइम पे, और फिर मैं पढ़ भी नहीं पाया था। तो मैं आई थिंक फिजिक्स में जस्ट पास हुआ था, 70 में से मुझे याद है कि 30, आई थिंक 28, 24, 25 मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे सबने ताने मारे थे बढ़िया करके, क्लासमेट्स ने भी, सबने, टीचर्स ने भी उस टाइम पे सर काफी ज्यादा मतलब हमें मोटिवेट करने पढ़ने के लिए। वो मतलब उनको मेरी सिचुएशन पता नहीं थी, बच्चे क्लास में 70 बच्चे, तो क्या पता है कि तबीयत खराब है, क्या पढ़ नहीं पा रहा है, और उन्होंने बस डांटा मुझे अच्छे से, तो मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस सुन के फिर थोड़ा सा घर आके थोड़ा सा मतलब इमोशनल हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं सर ने ठीक ही कहा। फिर मैंने दोबारा अपने आप को रिगेन किया, अपने कॉन्सिस्टेंस को, और फिर मैंने बैठ के कंसिस्टेंसी से वर्क किया, और अपने आप फिर 12th में। अच्छा, ये बताइए, पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? यस सर, सर ये बहुत अच्छा सवाल है कि स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, हर दूसरे पल ये लगता है कि अब नहीं होने वाला, अब हम थक चुके हैं, अब हमारे पास की पढ़ना नहीं है। तो मेरा बहुत कॉमन है सर, मैं बहुत डिफरेंट टाइप का हूँ, मतलब ना मेरा अलग, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे लोगों को, कुछ लोग गाना सुनना बहुत पसंद है, तो गाने सुन रहे हैं बैठ के, बिल्कुल। मेरे तो हर दिन की एक स्किल है, मतलब जैसे हफ्ते के 7 दिन है, तो मैं 7 दिन में 7 अलग काम करता हूँ। जैसे एक दिन मंडे को मेरा मन हो रहा है कि मैं थक चुका पढ़ के, तो मैंने कुछ खाना बना लिया, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट आ जाता है। ट्यूसडे को फिर मैं चाहता हूँ मैं शांत रहूँ, मैं थक चुका हूँ खाना बना के भी, कभी कल ही बनाया था, तो मैं आज आधे घंटे बैठ के गाने सुन रहा हूँ। वेडनेसडे को मुझे हल्का सा वॉक पे जाना चाहिए, है ना, और थर्सडे को मुझे फिर बैठ के कुछ अलग नोवेल रीड करनी चाहिए। फ्राइडे को मुझे शायद एक ब्लॉग दिखना चाहिए किसी का, घूमने फिरने। ये अच्छा है, जब आप अपने दिमाग को अलग तरीके से फीड करते हो ना, तो ये दिमाग जो है ना, एक तो एक इंटेलिजेंस ही बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। देखो, मोनोटोनस वर्क जो होता है ना, उससे दिमाग को पैटर्न सेम है, तो दिमाग का पैटर्न जब चेंज होगा ना, तो दिमाग ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, और दिमाग जो है ना स्ट्रेस भी नहीं फील करेगा। यस सर, तो बहुत अच्छा आपने तो मैंने ऐसा किया। तो मैं सर ये अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए, और लेकिन हॉबी भी पता है थोड़ा वेरी रखिए, ऐसे नहीं मतलब एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग मैंने देखा गाने सुनते बैठे गाने सुन रहे हैं, फिर 3-4 दिन तक, 1-2 घंटे तक मैं देखा उनके कान में हेडफोन लगे वो गाने सुनते जा रहे हैं, मेरा उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पैटर्न चेंज करते रहिए, रूटीन चेंज कीजिए, पैटर्न चेंज कीजिए, ताकि आप खुद भी मतलब एक मल्टीटास्किंग हो जाए। बिल्कुल। ये बताइए, क्या टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ जीनियस होना जरूरी है। इवन मैं तो मानता हूँ कि जीनियस कोई भी होता है, देखो पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग यहीं आके मेहनत करते हैं, यहीं आके सीखते हैं। केवल 10-20% पीपल होते हैं जो मैं मानता हूँ एक्स्ट्रा जीनियस है, जिन्होंने एक्स्ट्रा काम किया। बिल्कुल। बाकी वी ऑल आर नॉर्मल, हम सब लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सबके पास वही 24 घंटे है समय के लिए, वही नॉर्मल बॉडी है,
वही दिमाग है। बस हमें अपने समय को, अपने टाइम को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने हार्डवर्क को, अपने डेडिकेशन को, इनको कैसे एक लाइन में लाना है और वर्क करना है। हाँ। और कैसे डील करना है सबसे पहले स्ट्रेस से, कैसे डील करना है सोसाइटी से, कैसे डील करना है पेरेंट्स से, और कैसे डील करना है अपनी पढ़ाई से। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो आप बेटर से बेस्ट हो जाओगे। बेस्ट। देखिए, एक्शन के साथ ये सारे स्किल आपके होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, यू कैन यूज कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल। डिसिप्लिन विथ एक्शन। यस सर। मतलब एक्शन तो सदाबहार है, लेकिन एक्शन के साथ ये सारी एक्शन कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए। ये सारी चीजें तो आपको टॉपर बनाती है। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि बहुत निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुआ और लगा कि यार अब हमको नहीं लग रहा है? कि कभी एक पॉइंट में होता है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? बिल्कुल सर। मैंने सर जब मैं 12th में था तो मतलब कोई एम नहीं था ऐसा, बस मेरा एम था एनडीए का। और मैंने सर बहुत ज्यादा मतलब किस चीज का? एनडीए का। एनडीए मुझे का, हाँ। एनडीए में जाने का बहुत मतलब ऐसा वो था कि मतलब मुझे जाना ही है, बहुत सवार था। लेकिन मुझे एक गलती ये हुई कि मुझे 12th के बाद उसके बाद ज्यादा रियलाइज हुआ, जबकि एनडीए तैयारी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप 11 से पढ़िए, क्योंकि उसमें 11 12 की पूरी मैथ्स आती है। पूरी। और मैंने 12th के बाद सोचा, मैंने पढ़ाई की। जब मैं कॉलेज में आ चुका था तो मैंने 1 साल तक मेहनत की, फिर मैंने लगातार 2 अटेम्प्ट दिए एनडीए के, और दोनों अटेम्प्ट में मेरा बिल्कुल ही कट ऑफ से बिल्कुल 1-2 नंबर से रहा है एनडीए। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे सर वो बहुत बड़ा मेरे लिए सेटबैक था कि मतलब अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से कुछ भी। इतना बेसिक पेपर जो मैं 11th में मैथ्स पढ़ के आया हूँ, इवन मैथ्स में इतने हाईएस्ट मार्क्स लेके आया हूँ। एक तो वही बात है ना, टॉपर। दिमाग में सबके लगता है कि विवेक मतलब अच्छे मार्क्स लाता है, 90% वाला बच्चा है, तो इससे उम्मीदें बढ़ जाती है, बस ये तो कुछ भी बिल्कुल। कर जाएगा। वो एक अलग चीज है ना, वो एक अलग स्टेज है। वही। तो मैं मानता हूँ कि एक जो उस टाइम पे जो सेटबैक आया, फैमिली तो उतना नहीं, लेकिन जिन लोगों को पता था, मेरे दोस्तों वगैरह को, सब लोगों को, तो उन्होंने ज्यादा ट्रोल किया मुझे। तो करते हैं ट्रोल, सब लोग ट्रोल करते हैं, मतलब करते हैं कि यार ठीक है, क्या हुआ भाई, कैसा हुआ रिजल्ट। लोगों को रहता है ना व्यंग करने का, अरे बहुत मेहनत कर रहा है, Yes. क्या बात तो बराबर ही है, तुम भी कर रहे हो हम तो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत तो ज्यादा फिर बराबरी में ला के रख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। क्या मिला तुम्हें इतना करने से? कोई पूछेंगे यार इतना कर रहे हो तो क्या कमा रहे हो, तो तुम भी तो वही कमा रहे हो, मैं भी तो ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? बिल्कुल। ये सब है। पर लेकिन सर एक बात ये है कि जैसे और लोग बोलते हैं ना, मेरे में और थोड़े और बच्चों में थोड़ा फर्क बस इतना है कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की है। जैसे कि मैंने बच्चों को देखा है कि वो स्कूल लाइफ से बंक कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ से बंक कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। आज तक ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ हो जहाँ पे मतलब मैंने बंक किया हूँ कॉलेज स्कूल। पेरेंट्स को बिना बताए मैं कहीं आज तक बाहर में गया नहीं हूँ अब तक। अब लोग बोलते हैं कि तू जैसा भी है घर में, जैसे मतलब लोग मुझे सौदाने मारते हैं, जैसे आज की जेनजी का जमाना है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो। बिल्कुल। तो मतलब उनका तो ऐसा माइंडसेट हो चुका है, अगर आपने मतलब गलत काम नहीं किया, आपने बंक नहीं मारा, तो तुम्हें लाइफ में क्या मजे लिए है। तो मतलब मैं गया हूँ, ऐसी बातें मैंने मिस किया है कुछ, मैं घर वालों को बता कर गया हूँ कि मम्मी आज वहाँ पार्टी है, परमिशन देता हूँ, समझ आता हूँ। सोशलाइजेशन ही गलत हो रहा है ना, तो अब उसमें अब कोई व्यक्ति क्राइम को ही सोशलाइजेशन समझने लगे, तो फिर वही कि तुम हर बात माँ बाप की मान रहे हो तो क्या मतलब आदमी हो। एग्जैक्टली। तो ये गलत चीज है। आप ये देखो ना, सही क्या है और गलत क्या है। एक बार ठीक है, पैटर्न को ब्रेक करो, आप भीड़ के पैटर्न में नहीं चलो। मैं ये कह रहा हूँ, यू बिकम योर पायलट। ठीक है, आप अपने पायलट बनो, अपना कंट्रोल अपने पास रखो, सोसाइटी के कंट्रोल में मत रहो कि वो सब माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर की नहीं मान रहे हैं यार। और वो तुमको एक इमोशनल लाइन दे दिया कि तुम क्या यार युवा हो, तुम टीचर की बात मान रहे हो और माँ बाप की मान रहे हो। कोई किसी ने आपको ऐसी बात बोल दी, हर बात मानता रहता है, कैसा है, थोड़ा चेंज करो। अब वो तुम 40 साल पहले वाले युवा नहीं हो। तो ये बात नहीं है, बात यह कि सच क्या है, ट्रुथफुलनेस क्या है, उसको आप फॉलो कीजिए। एक अच्छा सवाल है, क्या सिर्फ पढ़ाई सफलता की गारंटी है? सर पढ़ाई से आप, मैं कह सकता हूँ कि सर 80% सफल होने की गारंटी मिलती है, 20% फिर भी सर आपको लक बेस्ड करता है, स्किल बेस्ड करती है, और आपका डेडिकेशन बेस्ड करता है कि आपने कितना उससे मेहनत किया है। एक सर देखो, पढ़ाई हम सब लोग करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। एक जो बच्चा जो यूपीएससी में, देखो सर इतना टफ कंपटीशन है और 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मैं मानता हूँ चलो 10 लाख तो चलो बैठ जाते हैं एग्जाम में, पर 1 लाख लोग तैयारी करते हैं जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं, और उनमें से सिलेक्शन केवल 1000 का होता है। तो क्या वो 99,000 मैं मानता हूँ बिल्कुल ही किसी काम की नहीं थे? ऐसा नहीं है, उन्होंने मेहनत इक्वल की, पर वो ये कि थोड़ा बहुत तो कहीं पीछे रह गए स्किल को समझने में। आंसर राइटिंग स्किल वहाँ पे काम करती है, स्किल को भी अपने आप को समझने में हम गलत जगह भी चले जाते हैं ना, भीड़ को देख करके। क्योंकि हम 4 जगह हाथ मारते हैं, भाई सुनील क्या कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। अपने आप को भी तो जज करो। तो यही मेन चीज है कि आप लोग भीड़ के पीछे मत भागिए। मेरा मानना है कि कुछ लोगों को आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और वो बोलते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अरे तुम ऐसा एग्जाम चूज करो जहाँ पे तुम्हारी स्किल तुम्हारे काम आए। अब जैसे कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो उसको डेफिनेटली आर्मी में ट्राई करना चाहिए, है ना। कोई मेंटली स्ट्रांग है, राइटिंग स्किल अच्छे, तो यूपीएससी की तरफ जाए। किसी की बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो बैंकिंग में जाए। आपके पास बहुत सारे फील्ड है, बहुत ऑप्शन है। ट्रेंड चलता है हमारे देश में ना कि जब 12th फेल मूवी है तो सब लोग इंस्पायर होकर इस बनने पहुंच गए। जब कोई और मूवी आएगी तो उसके पीछे चल जाएंगे। डॉक्टर की कोई मूवी आएगी, डॉक्टर के पीछे। ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, आपको खुद को फॉलो करना है। दूसरी बात एक और है विवेक, कि आम तौर पे मतलब स्टूडेंट या कोई भी इंसान इतना बिजी है ना, 1 घंटा बैठ के अपने बारे में नहीं सोच रहा है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविवेचना नहीं करता। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो सिर्फ।
रूम में बैठ के अपने बारे में सोचो, तुम हो क्या, हु आर यू, इसका जवाब ढूंढो। तो मैं समझता हूँ तुम सही बात पे आ जाओगे। एंड व्हाई यू वांट टू डू, व्हाई अगर आपका क्लियर हो गया तो यू विल गेट द आंसर व्हाट। ठीक है, बिल्कुल। और व्हाट आ गया तो फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि व्हाई विल मेक इट इजी। अंडरस्टैंड। तो एक और सवाल है कि अगले 10 वर्ष में खुद को कहाँ देखते हो? सर ये मेरा जो मानना है कि अगर सर इसी रफ्तार से जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, तो मास्टर्स पूरा कर लिया, अगले 10 वर्ष में अपने आप को देखता हूँ कि मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करूंगा। और आई थिंक जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मैं पीएचडी की डिग्री भी होल्ड कर लूंगा इजीली। और अगर ईश्वर का साथ और सबका आशीर्वाद बना रहा और मेरी मेहनत, सबसे बड़ी बात तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही, और मैं अगर भटका नहीं रहा से, तो फिर मैं अपने आप को एक अच्छा सफल इंसान, जो कि मेरे माइंडों में इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल और एक फाइनेंशियली स्टेबल बना पाऊंगा। और वो किस फील्ड में होगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैं खुद क्या सोचता हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में अपनी स्किल को मास्टर कर चुका हूँ शायद, तो मैं टीचर ही बनूंगा मोस्ट प्रोबेबली। और सर अगर मैं प्रोफेसर बन पाऊँ तो वो मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि पीएचडी करने का लक्ष्य है और नेट क्वालिफाई होने का ये जो बिल्कुल होगा। अंतिम लक्ष्य है वो केवल एक प्रोफेसर बनना ही है। और उसके साथ ही मेरा जो उम्मीद है, मेरी सिविल सर्विस में ज्यादा रुचि है, तो मैं डेफिनेटली उस एग्जाम में दूंगा। फिर मुझे जहाँ पे अपने आप को मुझे लगेगा कि मैं कहाँ पे अपना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे स्टेबल फील हो रहा है लाइफ में, मैं उस राह को बढ़ के आगे चलूंगा। बट मेरी जिंदगी का एक रूल है जो हमेशा फॉलो होगा, वो ये है कि मैं लगातार, चाहे मैं प्रोफेसर बन जाऊं, चाहे मैं आईएएस बन जाऊं, या फिर मैं कुछ भी ना बनूं, नॉर्मल टीचर ही रह जाऊं, मैंने तब भी नॉलेज को कंटिन्यूअसली करना है, लगातार पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप डेली सीखेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर से बेस्ट होते चल जाएंगे। तो वही मेरा मतलब मेन एम है 10 साल बाद में, आज से कुछ 10 साल बाद कुछ नया सीख के और ज्यादा स्किल्ड हो जाऊंगा। बस इसके लिए तो मैं कंफर्म हूँ कि 10 साल बाद में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक स्किल्ड पर्सन तो जरूर होगा। जब आप स्किल्ड होंगे यू विल बी रेयर एंड यू विल बी एक्सपेंसिव, यू विल बी गोल्ड। बिल्कुल सर, मेरा मेन मोटो सर यही है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा होगा। मैं इसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, तुम्हारा नेट भी होगा, तुम प्रोफेसर भी बनोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने आज तक के जो भी स्टूडेंट हैं, मैंने सबके बारे में हमने एक मतलब राय कायम की है और वो सही हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अब मेरा ये वायरल रैपिड फायर राउंड है। जी सर। ठीक है, इसमें मैं आपसे 2 टर्म दूंगा, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। रैपिड फायर राउंड, टॉपर या लर्नर? सर लर्नर, डेफिनेटली लर्नर। वेरी गुड। मार्क्स या नॉलेज? नॉलेज, डेफिनेटली नॉलेज। टैलेंट या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। वेरी गुड। मोबाइल या बुक? डेफिनेटली अ बुक सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी? इट माइट वेरी, बट आई विल चूज मॉर्निंग स्टडी। वेरी गुड। इट इज ऑल्सो ए बिग प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि जब आप मॉर्निंग स्टडी करते हो तो हेल्थ भी आपका सही रहता है। बिल्कुल सर। सक्सेस या सेटिस्फैक्शन? आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। एक्चुअली दैट इज सक्सेस। डेफिनेटली। ठीक है, अगर तुम आईएएस हो जा रहे हो, सुसाइड कर ले रहे हो, तो फिर वो डेफिनेटली सर, यही मैं इसलिए मैं सेटिस्फैक्शन बोल रहा हूं। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो तुम सक्सेस को सही से समझ पा रहे हो। एक बार तो डिस्कस भी किया था ना हम लोगों ने बारे में। हाँ, बहुत बेहतरीन। लक या प्रिपरेशन? प्रिपरेशन। कंपटीशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट? सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज बेटर। वेरी गुड। फास्ट लर्निंग और डीप लर्निंग? डीप लर्निंग, डेफिनेटली सर, इट वुड हेल्प इन एवरी सिचुएशन। फास्ट लर्निंग सर, फास्ट रिजल्ट मिलते हैं लेकिन एकदम नीचे गिराते हैं। इमोशनल रैपिड फायर एक है। यस। माता पिता के बारे में एक, माता पिता के लिए एक शब्द। आशीर्वाद। गुरुजनों के लिए एक शब्द। मार्गदर्शन। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। असफलता, फेलियर के लिए एक शब्द। इंसिडेंट। टाइम इंसिडेंट है सर। बेहतरीन। सफलता के लिए एक शब्द। इट इज सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल। दोस्त के लिए एक शब्द। सहयोगी। सपना एक शब्द में बताइए। सपना? सर आई थिंक सेटिस्फैक्शन प्लस में एक स्टेबिलिटी, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सर ये है। बहुत बेहतरीन। किताब को एक शब्द में बताइए। आई थिंक सर किताब को सर इट्स अ बुक इज सर लाइक, आई थिंक सर बुक तो सर मैं कैसे, बुक तो सर एक वो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। नॉलेज है, पावर है। सर बुक इज एवरीथिंग, आई थिंक। नॉलेज एवरीथिंग। आई थिंक बुक इज एवरीथिंग। सोर्सेज ऑफ पावर है, कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग सर, बुक के लिए एवरीथिंग। भारत एक शब्द में? सर भारत एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको राह प्रदर्शक या सर जिम्मेदारी, या फिर
भारत के लिए सर बेस्ट शब्द तो ये होगा कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अपॉर्चुनिटी वाला देश है भारत। अपॉर्चुनिटी वाला देश है यहाँ पे जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एकदम एकदम। जीवन एक शब्द में? तो जीवन सक्सेस। ठीक है, आप अपने आप को एक शब्द में बताओ, क्या रहोगे? मैं तो विद्यार्थी रहूंगा हमेशा, डेफिनेटली। बहुत बेहतरीन। तो बहुत बेहतरीन रहा है कि आप 10+2 में टॉप किया, बीएससी में टॉप किया और कंटिन्यू टॉपर रहे। लेकिन जो विद्यार्थी इसे देख रहे हैं और जो फेलियोर हैं लाइफ में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, अंतिम मैसेज? तो सर सबके लिए मेरा एक मैसेज है, जो लोग भी फेलियर हैं, पहली बात तो ये आपको किसने बताया कि आप फेलियर हैं? और मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको सोसाइटी ने कहा कि आप फेलियर हैं, आप फेल हो चुके हैं। हाँ, आपके रिजल्ट में लिखा होगा आप फेल हो चुके हैं। तो आप पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। आवर सोसाइटी, आवर रिलेटिव, पीपल बिसाइड्स यू, अराउंड यू, सराउंड्स यू कैन नेवर डिसाइड कि आप एक फेलियर हैं। मैं मानता हूँ कि अपने आप में कोई भी पहले बात तो कोई फेल हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक चीज में पीछे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीजों पीछे हो गए। अगर आप दोबारा कम बैक कीजिए, दोबारा सामने आइए, और जैसे चींटी है 10 बार गिरेगी फिर 11 बार फिर चढ़ेगी, जब तक चढ़ती रहेगी तब तक वो सफल ना हो जाए। एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया होगा, या फिर जिसने भी बड़े बड़े निर्माण किए होंगे या फिर वो आविष्कार किए होंगे, उन सब ने हजारों बार ट्राई किया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने केवल 2 बार में अपने आप को फेलियर मान लिया होगा। तो जब तक आप 10 बार ट्राई नहीं करते हैं, तब तक आप नहीं कह सकते कि आप फेलियर है। अगर आप 10 बार करने के बावजूद भी अगर आप फेल होते हैं, तब शायद आपको स्किल पे दोबारा फोकस करना चाहिए, आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जांचिए। आधा घंटा अपने आप को दीजिए, खुद से बात कीजिए कि आप कहाँ हैं, आपको क्या आता है और आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जवाब मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। फिर उसके हिसाब से गोल डिसाइड कीजिए, और फिर उसके ऊपर डिसाइड ही नहीं करना, उसके ऊपर फिर कंसिस्टेंटली वर्क करना है, डिसिप्लिन देना है। ट्रिपल डी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अगर ये ट्रिपल डी आपकी लाइफ में मिल गया है, तो डेफिनेटली आपने जो भी चूज किया होगा आप उसे परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल, और आगे जाओगे, डेफिनेटली अच्छा करोगे। और अगर आप समझते हैं कि आप फेलियर है, तो मेरा एक ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कोई फेलियर नहीं हो सकता, और भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है। इसका सबसे उदाहरण यही है कि आप देश में आगे रहे होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो डार्विन की थ्योरी भी कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सबसे फिट है। अगर आप सबसे फिट है तो आप हिट होने रेडी रहेंगे, है ना। यू कैन बी, यू कुड बी, आई थिंक यू विल बी अ हिट फिल्म। डेफिनेटली आप हिट फिल्म बनेंगे, आप हिट रहेंगे। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि 3 चीज, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप आगे जाओगे। और कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नेवर बिकम ग्रेट, है ना। तो पहला जो लास्ट में बस मैं अपने शब्दों को एक वाइंड अप करूंगा एपीजे अब्दुल कलाम सर के, मतलब जिनसे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, उनके उस लाइन से कि यू शुड ऑलवेज हैव अ ग्रेट एम, बड़ा लक्ष्य। यू शुड कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, लगातार आप सीखते रहिए। और तीसरा, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, डू हार्ड वर्क। ये 3 शब्द उन्होंने कहा, ये 3 उन्होंने के मेन कीवर्ड थे जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। बहुत बिल्कुल। और लास्ट में तब तक चलते रहो, विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक उठो जागो तब तक चलते रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। मैं एक लाइन बोलता हूँ, यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। डेफिनेटली आप फेल कभी होते ही नहीं हो, आप छोड़ देते हो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा विवेक आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बात आपने बताया, स्टूडेंट को बहुत फायदा होने वाला है इससे, बहुत मजा आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका